ओके, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेबल नंबर बॉक्स नंबर 17.8 और इसे देख के परेशान बिल्कुल नहीं होना। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगी कि इसे कैसे आपने याद रखना है। और इस बॉक्स में वो आपसे पूछ क्या रहे हैं, जनरल प्रिकॉशंस है कुछ, और साथ ही साथ एक्सरसाइज गाइडलाइंस हैं। एक पेशेंट का फुल थिकनेस टीयर था, उसके बाद उसकी रिपेयर सर्जरी हुई। अब सर्जरी के बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट उसको कौन सी गाइडलाइंस देगा और कौन सी प्रिकॉशंस बताएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी भी सर्जरी के बाद जब हम उसका रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल की तरफ जाते हैं तो हम उसकी गाइडलाइन में सबसे पहले हम उसकी रेंज ऑफ मोशन को देखते हैं। तो पहली चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, अर्ली मोशन। सेकंड पे हम उसकी स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाएंगे कि अब उसमें पावर आए। फिर हम उसकी स्ट्रेचिंग की तरफ जाएंगे। अगेन स्ट्रेचिंग से क्या होगा, उसकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगी और उसके मसल्स इंप्रूव होंगे। और एट द एंड जब हमारे पास स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग हो जाती है तो हम उसकी एडीएल्स की तरफ जाते हैं। एडीएल्स क्या होती हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ। अब हमें उसे दोबारा बैक टू नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आना है। और यही आपके पास 4 चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम देखेंगे कि मोशन में कौन सी गाइडलाइंस हैं, यानी कि कौन सा मोशन वो कर सकता है, किस पोजीशन में करेगा और कौन सी चीज़ वो नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे शोल्डर का मोशन और इसमें ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपने लिखने हैं। दैट्स इट, ठीक है। सबसे पहले आप सोचो कि अगर जो बंदा सर्जरी अभी-अभी करवा कर आया है तो आप उसका कौन-सा मोशन करवाते हो। मोशन कितनी तरह के होते थे हमारे पास, पैसिव, असिस्टेड और एक्टिव। अब इन तीनों में से चूज़ करो बेस्ट कौन सा ऑप्शन है। ऑफ कोर्स पैसिव की तरफ आप जाते हो पहले। तो वो ये फर्स्ट पॉइंट में कि आप पैसिव असिस्टेड उसकी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करवाओगे इन द पेन फ्री रीजन। ऑफ कोर्स आपने अभी उसे थोड़ा रिलैक्स रखना है पेशेंट को। पहले दिन ही अगर इतनी एग्रेसिव फिजियोथेरेपी करवाओगे तो क्या आपका क्लाइंट या आपका पेशेंट आपको करीब आने देगा वापस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आप पैसिव और पेन फ्री रेंज में करवाते हो, ये बेनिफिशियल होता है पेशेंट के अपने लिए। अब ठीक है, हमने रेंज ऑफ मोशन करवाना शुरू कर दिया पैसिवली, लेकिन कितने ड्यूरेशन में करवाएंगे? क्या पूरी उसको लाइफ टाइम हम पैसिव ही करेंगे या जितना टाइम पीरियड है? नहीं, सिर्फ जो पहले 6 to 8 वीक्स है ना, उसमें आपने उसको पैसिवली या असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन करवानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ठीक है, टाइम पता चल गया, टाइप ऑफ मोशन पता चल गया, लेकिन किस पोजीशन में करवाओगे आप? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी की पोजीशन कौन सी है? सुपाइन पोजीशन में आपने करवाना है। ओके जी, हम सुपाइन पोजीशन में करवा रहे हैं, शोल्डर की सारी रेंज ऑफ मोशंस करवा रहे हैं, लेकिन क्या सुपाइन पोजीशन में कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी है, कोई लिमिटेशन भी है कि ये मोशन हम अभी नहीं करवाएंगे? येस, ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लिमिटेशन कि आपने सुपाइन पोजीशन में आफ्टर सर्जरी कभी भी एंटीरियर या सुपीरियर ट्रांसलेशन नहीं करवानी, क्योंकि इससे चांसेस होते हैं इम्पिंजमेंट होने के। ओके, सही है। सुपाइन में आपने पेशेंट को करवा लिया, तो कोई और पोजीशन है जिसमें आप पेशेंट को एक्सरसाइज करवा सको? येस, देयर इज़ अ पोजीशन जो कि है प्रोन पोजीशन। और प्रोन पोजीशन में आप उसकी एक्सटेंशन करवाना स्टार्ट करते हो शोल्डर की। ओके, ठीक है, 6 to 8 वीक्स हो गए। अब 6 to 8 वीक्स के बाद क्या करवाऊँ मैं? अब मैं उसको एक्टिव या असिस्टेड की तरफ लेकर जाऊँगी, एक्सरसाइज़ेज़ की तरफ। और ये तो हमारे पास एक्सरसाइज गाइडलाइन आ गई। सेकंड पार्ट क्या था टेबल का, कि प्रिकॉशंस क्या होंगी? तो इसमें अभी तक हमने सिर्फ एक प्रिकॉशन पढ़ी जो कि सुपाइन पोजीशन की थी, एंटीरियर सुपीरियर ट्रांसलेशन नहीं करवानी। इसके अलावा प्रिकॉशंस हैं कि उसको सुपीरियर ट्रांसलेशंस नहीं करवानी और फ्लेक्शन एबडक्शन भी नहीं करवानी। अब ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है कि इन दोनों चीज़ों की वजह से ना उसके मसल कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं या कोई इम्पिंजमेंट के चांसेस हो रहे होते हैं अभी, या अभी पूरा हील नहीं हुआ होता, तो स्टिचेस जो लगे हैं वो ख़राब हो सकते हैं, उनका हीलिंग प्रोसेस डिलेड हो सकता है। तो ये कुछ रीज़न्स थी और इस तरह ये आपका बॉक्स का पहला जो मेजर चंक था वो हो जाता है। इसमें से आई गेस अगर आप पढ़ो और आप इतना भी अटेम्प्ट कराओ ना अपने पेपर में जिस तरह से मैंने बताया, जिस फ्लो में बताया, तो यू विल गेट द मार्क्स। अब इसी तरह हम स्ट्रेंथनिंग की गाइडलाइंस को चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके पास है कि 6 हफ्तों तक आपने कोई वेट बेयरिंग नहीं करवानी। ओके फाइन। फिर हम वेट बेयरिंग करवाना स्टार्ट करेंगे तो कैसे करवानी है? लो लोड से करवानी है। उसके बाद आपने जब भी एक्सरसाइज करवानी है तो सपोर्ट कहाँ देनी है? ऑपरेटिव आर्म को, जहाँ पर लाइक उसकी सर्जरी परफॉर्म हुई थी उसको सपोर्ट देकर आप एक्सरसाइज करवाओगे। और स्ट्रेंथनिंग के लिए हम 2 एक्सरसाइजेस करवाते हैं मेनली। हम करवा रहे होते हैं आइसोमेट्स या फिर हम उसको डायनामिक स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेकर जाते हैं। अब जब जहाँ पे सर्जरी परफॉर्म हुई है ना पेशेंट पे, तो आपने उसकी जो डायनामिक स्ट्रेंथनिंग है ना वो थोड़ी डिले करवानी होती है। इसमें लिखा हुआ है आपने 8 हफ्तों तक उसकी डायनामिक स्ट्रेंथनिंग नहीं करवानी पोस्ट ऑपरेटिवली। तो ये आपकी मेजर पॉइंट्स हो गए। अब हम स्ट्रेंथनिंग की गाइडलाइंस देखते हैं अकॉर्डिंग टू टेंडन रिपेयर। सपोज अगर एक पेशेंट का आपके पास रिपेयर हुआ है सुप्रा या इंफ्रास्पाइनेटिस का टेंडन, तो फिर आप उसमें ग्लिनोह्यूमरल की एक्सटर्नल जो मूवमेंट है या एक्सटर्नल रोटेशन है उसको थोड़ा ध्यान से करवाओगे। इन केस पेशेंट आपके पास सबस्कैपुलरिस रिपेयर के पास आया है तो फिर आप उसकी ग्लिनोह्यूमरल की इंटरनल रोटेशन को ध्यान से करवाओगे। और अगर पेशेंट आपके पास ओपन रिपेयर के बाद आता है तो आप उसे आइसोमेट्रिक्स जो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है वो डिले करवाते हो। ठीक है, तो ये बहुत ईजी पॉइंट्स थे। पहले आपने देखा कि आपने वेट बेरिंग कब से करवानी है, कितने हफ्तों तक नहीं करवानी। फिर जब करवाना स्टार्ट करोगे तो लोड कैसा यूज़ करोगे, कहाँ पर सपोर्ट दोगे। उसके बाद डायनेमिक स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाओगे और फिर टाइप ऑफ रिपेयर को देखते हुए आप उसकी थोड़ी मूवमेंट्स की या स्ट्रेंथनिंग की तरफ थोड़ा ध्यान दोगे या थोड़ा प्रिकॉशंस लोगे। स्ट्रेचिंग की हम गाइडलाइंस को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपने विगोरस स्ट्रेचिंग्स नहीं करवानी है। ठीक है, प्रिकॉशन नंबर 1। देन आपने उसे 6 वीक्स तक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स या ग्रेड 3 की मोबिलाइजेशंस को भी नहीं करवाना।
उसके बाद हम अप्रोच के अकॉर्डिंग चलते हैं कि अगर तो उसका सुप्रा या इंफ्रास्पाइनिटस रिपेयर हुआ था तो आपने स्ट्रेचिंग कौन सी नहीं करवानी, इंटरनल रोटेशन को अवॉइड करना है। अगर तो सब स्कैपुलैरिस का रिपेयर करवा कर आया पेशेंट तो आपने उसकी एक्सटर्नल रोटेशन नहीं करवानी। अब यहाँ पर देख लो स्ट्रेंथनिंग में और स्ट्रेचिंग में ऑपोजिट हो रहे हैं, पॉइंट्स वही हैं। अगर तो पेशेंट डेल्टॉइड डिटैचमेंट के बाद आया था तो फिर आपने कौन सी मूवमेंट्स नहीं करवानी, इसमें 3 मूवमेंट्स हैं। सबसे पहले एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड हॉरिजॉन्टल एडक्शन। तो ये 3 मूवमेंट्स आप नहीं करवाओगी या इनकी स्ट्रेचिंग नहीं करवाते। तो सिंपल ये 5 पॉइंट्स थे स्ट्रेचिंग में। अब हम देखते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ की उसकी क्या गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइट रेजिस्टेंस के काम यानी कि जो डेली कर रहे होते हैं जिसमें ज़्यादा आपका प्रेशर या स्ट्रेंथ इस्तेमाल नहीं हो रही है आपके ऑपरेटेड लिम्ब की, तो इसमें आपने कितना डिले करवाना है, कितना वेट करना है। अगर तो पेशेंट आपके पास मिनी ओपन या आर्थ्रोस्कोपिक अप्रोच के बाद आया तो 6 वीक्स तक आप उसे अवॉइड करवाते हो लाइट रेजिस्टेंस वर्क। इन केस अगर वो ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी के बाद आपके पास आ रहा है तो आप उसे 12 वीक्स तक डिले करवाते हो, वेट करवाते हो कि नहीं अभी आपने अपने इस बाजू से कोई भी हल्का फुल्का काम भी नहीं करना है। इवन पानी का ग्लास लाइक इस तरह के काम जो होते हैं ना लाइट रेजिस्टेंस वाले, वो सर्जरी वाले लिम्ब के साथ नहीं करवाने। उसके बाद हैवी रेजिस्टेंस आपके पास काम आते हैं और इनमें इंक्लूड होता है आपका लिफ्टिंग, पुलिंग, पुशिंग, कोई बैग उठा लेना, लैपटॉप उठा लेना, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं। और उसके लिए आपने वेट करना है टिल 6 to 12 मंथ्स पोस्ट ऑपरेटिवली। और इसके साथ साथ हमारा ये पूरा टेबल कवर हो जाता है और दैट्स इट, इतना सा था ये। अगर तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट लो और एक बड़े से पेज पर इसी तरह लिख लो और वो इस बुक में पेस्ट कर लो। और इस तरह से आप हाईलाइट कर लो ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो बस आप उसके मेन पॉइंट्स देखो और अंदर आपको थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ करो और उसको लिख लो, ठीक है। और इसमें भी अगर आपको सुप्राइनफ्रास्पाइनिटस मसल के ना फंक्शन पता है, अटैचमेंट और उसकी इंसर्शंस पता है तो ये आपको बहुत आसान लगना चाहिए था। और बाकी बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में कवर होंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।